आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट 3 प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर से संबंधित है। एक वीडियो मैंने पहले शेयर किया था जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके जस्ट आगे सिलेबस में आपके मेंशन कर रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हेडिंग अपने लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जल के भौतिक गुण। और भौतिक गुण का पढ़ना यहाँ पे बहुत किस लिए ज़रूरी है लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, या जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा या जो लाभ है वो पौधों में किस प्रकार से हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले जल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जल का जो फॉर्मूला है अपन लिखते समय लिखते हैं H2O, मतलब जल जो होता है 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने इसकी स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है। तो जो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं इस पे धनावेश होता है और जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस पर ऋणावेश होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को अपन सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। इसका जब अपन ने एक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी अपन ने अध्ययन किया था। अब आप देखें कि एक वाटर मॉलिक्यूल और बनाया अपन ने यहाँ पे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इसको यहाँ पे अपने इस बॉन्ड को इस तरह से डैश डैश के रूप में दिखा रखा है और इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड की बनिस्पत या उसकी तुलना में कमज़ोर होता है। अपने को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ रह सकता है। तो ये तो जल का एक अपन कह सकते हैं कि एक जो फॉर्मूला है या जल का जो वाटर फॉर्मूला है उसके लक्षण क्या हैं, किस प्रकार का होता है। जब जल में कोई भी लवण अपन घोलते हैं तो जो लवण या जो सॉल्ट होता है वो धनायनों और ऋणायनों में टूट जाएगा या उसमें विघटन हो जाएगा और धनायनों और ऋणायनों के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक आवरण बना देते हैं जिसको अपन हाइड्रोजन सेल कहते हैं। और उस हाइड्रोजन सेल की मदद से जितने भी जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर चाहे तनु हो या किसी प्रकार का सॉल्यूशन हो उसमें वो सेपरेट रहते हैं। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि उनके ऐसे कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि जल में पाई जाती है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर जो लिक्विड है वो वाष्प या भाप में परिवर्तित हो जाए उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है और इस बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही जो प्लांट जो सेल होगी उसके अंदर या कोशिकाओं के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो सुचारू रूप से चालू रहती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिख रखी है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स एट ए गिवन प्रेशर। वह तापमान जिस पर जो लिक्विड होता है वो बॉयल यानी उबलना शुरू हो जाए। और प्रेशर कौन सा होता है? यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सी। तो ये एक डेफिनेशन है अपन बॉइलिंग पॉइंट है उसकी दी जा सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बॉइलिंग पॉइंट के इस गुण के कारण जितनी भी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है कोशिकाओं के अंदर वो सुचारू रूप से चालू रहती है। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में हम लोग गलनांक कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड विल मेल्ट। वह तापमान जिस पे जो सॉलिड है वो पिघलना शुरू हो जाए उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसकी मात्रा यहाँ पे लिख रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ फिक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वाटर की जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। डेंसिटी, घनत्व। जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है और इसी घनत्व के कारण समुद्र और गहरी झील जो होती है उसकी गहराई में जो पानी होता है वो कभी भी जमता नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 4 से नीचे जाना शुरू हो जाता है तो पानी है वो समुद्र या जो झीलें हैं उनकी सतह पे आ जाएगा और उनकी सतह पे आके वो जमता है।
तो जो नीचे की तरफ जो गहराई वाला जो पानी होता है वो हमेशा लिक्विड स्टेज में रहता है या अपन उसको कहते हैं द्रव अवस्था में रहेगा, और उसी कारण से जो भी पौधे हैं या कोई जीव जंतु या कोई एल्गी है जो कि गहराई में पाई जाती है उनकी मृत्यु नहीं होती है और उनकी जो प्रोसेस होती है वो सुचारू रूप से कायम रहती है। स्पेसिफिक हीट, इसको अपन विशिष्ट ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेज अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी में इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए काम आ जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ा सके, उस मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कहेंगे। और जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 डिग्री होती है, और स्पेसिफिक हीट की खासियत के कारण ही जल जब भी अपन जो गर्म करते हैं वाटर को, तो उसकी जो बॉइलिंग होती है वो धीरे धीरे होती है, या धीरे धीरे पानी है वो गर्म होगा। और स्पेसिफिक हीट के कारण जो पौधे होते हैं उस पौधों में जल है वो तापमान नियामक के रूप में काम आता है, जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेटर। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की ऊर्जा या ऊष्मा कहेंगे उसको अपन। इसको अपन ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम लिक्विड को या 1 ग्राम द्रव को भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो, उसको अपन हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। वाटर के लिए जो ये मात्रा होती है ये फिक्स होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मात्रा 540 कैलोरीज होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मात्रा 590 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये जल के लिए इसकी मात्रा फिक्स होती है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसका भी जो कार्य है वो टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। टेम्परेचर रेगुलेटर का मतलब होता है कि एंजाइम जो होंगे पौधों के अंदर वो इस पर्टिकुलर मात्रा पे एक्टिव रहेंगे और सारी जो प्रोसेस है वो पौधों में होती रहेगी। लेटेंट हीट, हिंदी में इसको अपन गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड या द्रव में परिवर्तित करने में सक्षम हो, उसको अपन गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यहाँ पे अपन इसको और इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम सॉलिड को एक पर्टिकुलर तापमान पर द्रव में परिवर्तित करने में सक्षम हो। और जो वाटर है उसकी गुप्त ऊष्मा जो हीट लेटेंट हीट होती है वो हाई होती है, और इस वजह से कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है वो कम तापमान में भी जमता नहीं है, क्योंकि जो लेटेंट हीट होती है वो हाई होती है। सरफेस टेंशन, इसको अपन बोलते हैं पृष्ठ तनाव। फोर्स क्रिएट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वह बल जो जल की सतह पर कार्य करता है उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। वाटर के लिए जो सरफेस टेंशन है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 अर्ग होता है, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये फिक्स मात्रा होती है जिसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। एक आगे आपके टॉपिक पढ़ेंगे रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप जिसको बोलते हैं। और रसारोहण के अंदर जो है कि पानी है वो कैसे पौधे के रूट से लेके ऊपरी भाग तक पहुंचता है, उसका एक अलग अलग विधियां हैं, थ्योरीज दी गई है, उस थ्योरीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें एक थ्योरीज आएगी कैपिलरी फोर्स, और सरफेस टेंशन के कारण ही पानी है वो कैपिलरी फोर्स के द्वारा 120 सेंटीमीटर तक ऊपर पौधे के अंदर चढ़ सकता है। और जो कैपिलरी की जो साइज़ होती है उसमें साइज़ हमने देख रखी है 0.03 मीटर, ये डायमीटर है उस कैपिलरी का। अगर मान लो कैपिलरी का फोर्स जो इतना हो, डायमीटर इतना हो, तो 120 डिग्री सेंटीमीटर तक 120 सेंटीमीटर तक पानी है वो पौधे में चढ़ सकता है। किस वजह से? वाटर के इस फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको अपन सरफेस टेंशन कहते हैं या पृष्ठ तनाव कहते हैं, इस गुण के कारण। तो इस गुण के कारण जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है उसमें मदद मिलती है। टेंसिल स्ट्रेंथ, 2 फोर्स अपन पढ़ेंगे, ये भी रसारोहण का जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप जिसको अपन बोलते हैं कि वाटर कैसे ऊपर चढ़ता है। तो आसंजन और ससंजन बल कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में भी एक दूसरे से बॉन्डिंग रखते हैं, और जिस सरफेस जो जैसे मान लो जाइलम है तो जाइलम की जो वॉल होती है उसके साथ भी उनका एक लगाव होता है। तो कोहेसन और अधेसन फोर्स के कारण जो वाटर है वो नीचे के भाग से ऊपरी भागों तक पहुंच पाता है। एक और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है पानी की या वाटर की वो ये होती है कि वाटर जो होता है वो कलरलेस होगा, यानी किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। और इस गुण के कारण
झील के अंदर या जो भी पानी वाटर जहाँ पानी पाया जाता है, जो लाइट होती है, प्रकाश जिसको अपन बोलते हैं, वो गहराई तक पहुँच पाता है। और यहाँ तक जैसे कोई ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर डूबे हुए हो तो उनकी पत्तियों के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। पत्तियों के अंदर प्रवेश करने के बाद जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो भी पूर्ण हो जाती है। तो पानी के कलरलेस होने के कारण जो ऐसे पौधे जो पानी में गहराई पर पाए जाते हैं वहाँ तक जो लाइट है वो पहुँच पाती है और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पूरी कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया जो कि पानी के अंदर पाई जाती है और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पौधों के लिए अनुकूल साबित होती है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को सुचारू रूप से कायम करने के लिए, रसारोहण की प्रक्रिया के लिए, एंजाइमों की सक्रियता के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो कुल मिला के ये एक तरह से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये वाटर की इम्पोर्टेंस को ही बढ़ावा देती है कि पौधों में इनका क्या महत्व है। धन्यवाद।